हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास आज आपके लिए क्लास ट्वेल्थ ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो ट्वेल्थ क्लास है, ठीक है, उस ट्वेल्थ क्लास और नीट के अंदर बायो के जो टॉपिक आते हैं, ठीक है ना, उन टॉपिकों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ट्वेल्थ क्लास के अंदर और नीट के अंदर और 11th के अंदर, मैं आपको बता दूं 11th CBSE, 12th IBSE और नीट, इनके अंदर एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो मित्रों आज हम इसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है मित्रों, इसलिए मैं आपको इस प्रकाश संश्लेषण का एक पार्ट, जिसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है। इसके अलावा ये नीट के अंदर टॉपिक आता है, नीट जो है उसके अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बिल्कुल पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व आउट करवा दूँगा। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि आप ये जो स्क्रॉल में जो आ रहा है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो ये आप पहले करेंगे। यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक बायो के हैं, ठीक है, और जनरल साइंस के हैं और RPSC UPSC के हैं। ये सारे टॉपिक मैं इसी चैनल पे लेके आ रहा हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की हम बात करते हैं तो मित्रों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ओके। वाटर ये रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मूल रोमों से अवशोषित करते हैं। सनलाइट सूर्य से लेते हैं, ये हम लोगों को सबको पता है, और इनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो इन चार फैक्टर की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ओके। साथ में ये बाई प्रोडक्ट में उप उत्पाद के रूप में जल बनाते हैं H2O प्लस, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट अभिक्रिया हो गई। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को जब हम देखते हैं मित्रों, तो कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली राइज हो जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है या इसका रिडक्शन कहाँ पे होता है। दूसरा, वाटर का क्या यूज़ है, वाटर क्या काम करता है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज कहाँ पे बनता है। चौथा क्वेश्चन बनता है कि वाटर से वाटर कैसे बनता है, और पांचवा क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन कहाँ पे निकलती है। ये टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं मित्रों। ये 5 क्वेश्चन जो यहाँ पे बने, इन 5 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो हम आज उन 2 भागों में से एक भाग को इस क्लास में करेंगे और अगले भाग को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम प्रकाशीय फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया।
इन दो अभिक्रियाओं के अंदर हम लोग इस फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। प्रकाशीय अभिक्रिया जो है मित्रों, हम इसको लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइट रिएक्शन। और अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन। ओके, क्लियर है? अब लाइट रिएक्शन का मीनिंग तो ये हो गया कि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। डार्क रिएक्शन का मीनिंग ये नहीं होगा कि ये अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन भी डे में ही होता है, लाइट में ही होता है मित्रों, बट इसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की नेसेसिटी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट हैं वही डार्क रिएक्शन में यूज आएंगे। जो यहाँ पे बनेंगे ना, ATP बनेगा, ठीक है, NADPH2 बनेगा, ठीक है, ये एज इट इज़ इसमें यूज आ जाएंगे। क्लियर है? तो हम आज जिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वो हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आगे मैं अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस टेबल में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन को मित्रों हम अगेन दो भाग में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम अगेन दो भागों में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। पहला, साइक्लिक पाथ। साइक्लिक मतलब चक्रीय पथ। तो इसमें यही हुआ कि इसमें एक पूरा चक्र बनता है, और दूसरा इसमें होता है नॉन साइक्लिक, मतलब अचक्रीय पथ। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को। प्रकाशीय अभिक्रिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमने इसको डिस्कस करना है। उसके बाद में हमने अप्रकाशीय अभिक्रिया को डिस्कस करना है। आज की क्लास हम इस प्रकाशीय अभिक्रिया के ऊपर बेस्ड है। अप्रकाशीय अभिक्रिया मैं अगले सेशन में लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पूरा बताऊँगा। C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम प्लांट्स, इन सब के बारे में, फोटो रेस्पिरेशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में मित्रों। और प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर हम ये सबसे पहले देखते हैं, जब इसको डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉइंट्स इसमें आते हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, इसको वैसे तो मैंने थोड़ा ब्रीफ कर ही दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि एक ऑक्सीजन अपचयन प्रक्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया ये है। इसके अंदर जल का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, ऑक्सीकृत होके इसमें डेवलप हो जाएगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। ये दो चीज़ें होंगी, तो इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। अब इस प्रक्रिया के दौरान बनता क्या है, शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च, सभी एक हैं, इनका निर्माण होता है। इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। प्रकाशीय अभिक्रिया जो मैंने आपको वहाँ बताई थी, जिसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश निर्भर अभिक्रिया या हिल्स अभिक्रिया, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रकाशीय अभिक्रिया को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें होगा क्या कि इसके अंदर क्या होगा कि ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे, ठीक है, और ATP और NADPH2 का निर्माण करेंगे, ठीक है, साथ में जल और ऑक्सीजन भी बनाएंगे। तो हम आज इसी रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। दूसरा डार्क रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कि ये हमने अगली क्लास में लेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद हैं वो डार्क रिएक्शन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ATP और NADPH2 बनते हैं, तो वही ATP और NADPH2 यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं,
ठीक है ना, वहाँ इनका काम होता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन इज, जब लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं मित्रों, तो आप लोगों को पता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर हम पिगमेंट सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिगमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि हम PS1 और PS2 की बात करते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1 मतलब वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2, इनकी हम बात करते हैं। समझ में आ गया? अब ये तंत्र है, एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम है क्या? क्योंकि ये पता होगा तभी तो हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसको मैं बताने के लिए, इस स्लाइड को क्लियर करने से पहले मैं आपको पिगमेंट सिस्टम का एक चित्र समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ये देखिए आप, ये देखो, ये पिगमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों का संरचना इस प्रकार का होता है। इसमें देखो, ये जो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला नंबर 1, ये रिएक्शन सेंटर है, अभिक्रिया केंद्र, ओके। इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर हमेशा क्लोरोफिल ए होगा। मित्रों, फिर क्वेश्चन बन जाता है कि यार क्लोरोफिल ए क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोरोफिल जो होते हैं, ठीक है ना, वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विरिडिन। ये 7 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए जो है वो ही इस रिएक्शन सेंटर में पाया जाएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि सब एक इसमें पाया जाता है तो बाकी के कहाँ जाएंगे? तो इसके अलावा जितने भी क्लोरोफिल होते हैं ना, वो सारे ये रहे, ये देखो आप, ये रहे, जिसके अंदर जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विरिडिन, ये सारे, कैरोटीन्स, जेंथोफिल, सारे ये इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो नीचे यहाँ पे ये आए हुए हैं, इनको हम मित्रों बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एंटेना। क्या बोलते हैं? एंटेना। अब इसमें होता क्या है मित्रों, ये जो सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, ये जब इन एंटेनास के ऊपर और इन दूसरे क्लोरोफिल्स पे आता है तो ये इनको अवशोषित करता है और इनकी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर देता है रिएक्शन सेंटर के अंदर। तो जब रिएक्शन सेंटर के अंदर इतने सारे क्लोरोफिल मिलकर ऊर्जा देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है रिएक्शन सेंटर में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या हो गए? फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या होता है? एक एंटीना होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए मतलब रिएक्शन सेंटर को देते हैं और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर आप ये तो बता रहे हो कि ये है, तो फिर हम इसको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्यों बोलें? PS1 और PS2 क्यों बोलें? वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2 क्यों बोलें? तो उसका कारण है मित्रों, उसका कारण है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है, ठीक है, इसके अंदर ये 700 नैनोमीटर, NM का मतलब होता है नैनोमीटर,
और आपको पता है कि 1 nm जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 700 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। समझ गए आप? तो इसलिए एक फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 हो गया। दूसरा इसका कारण ये होता है कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो प्रथम ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो होते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि इसके अंदर जो पहला जो ग्राही होगा वो होगा फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स। पहला ग्राही, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 को अलग करती हैं। समझ गए आप? तो ये आपका फोटो सिस्टम हो गया। क्लियर है? दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर के प्रकाश तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। दूसरा, इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कॉम्प्लेक्स आयरन सल्फर है और इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कॉम्प्लेक्स फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन है। ओके, क्लोरोफिल ए वाला जो पार्ट होगा उसको हम रिएक्शन सेंटर कहेंगे, ये आपको याद रखना है। और बाकी के जितने भी क्लोरोफिल्स, जेंथोफिल्स, कैरोटीन जो भी हैं, ये सारे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं वापस पिछली स्लाइड के ऊपर मित्रों, जो हम लोगों को इसके बेसिस पर देखनी है। ये चीज़ दिमाग में आ गई ना? क्लियर? चलिए अब यहाँ देखो कि हम आ गए इस पॉइंट के ऊपर, फोटो सिस्टम 1। मैंने आपको क्या बताया था? फोटो सिस्टम 1 के अंदर एक तो ये क्या करता है कि P700 नैनोमीटर, ठीक है, कि प्रकाश वाले तरंगदैर्ध्य प्रकाश वाले किरणों का अवशोषण करता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। जबकि प्रकाश तंत्र 2 जो है ये 680, ठीक है ना, 680 नैनोमीटर वाले तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और इसका पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन होगा। क्या होगा? प्लास्टोक्यूनॉन होगा। ठीक है। और वर्णक तंत्र 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम आते हैं। ठीक है। कैसे काम आते हैं उसको मैं आपको पूरी प्रक्रिया वाइज समझाऊंगा। ठीक है। हमको पता है कि जो वर्णक तंत्र 1 है, पिगमेंट सिस्टम 1 है मित्रों, PS1, ठीक है, ये केवल चक्रीय पथ मतलब साइक्लिक पाथ में काम आएगा और जो पिगमेंट सिस्टम 2 है वो अचक्रीय पथ में काम आएगा। किस में आएगा? अचक्रीय पथ में काम आएगा। कैसे आएगा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया था फोटो सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रकाशीय फॉस्फीकरण का। अब आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश पिगमेंट सिस्टम्स पर पड़ता है, पिगमेंट सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 2 पर पड़ता है, ठीक है ना, PS1 या PS2 पर पड़ता है, तो क्या होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो एक तो क्या करेंगे, NADPH2 का निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, ATP का निर्माण करेंगे और जल बनाएंगे। ठीक है। और ये जब ATP का निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए हम इसे प्रकाशीय फॉस्फीकरण कहते हैं। प्रकाशीय फॉस्फीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में ATP बनाते हैं, ऊर्जा अणु बनाते हैं, इसलिए हम इसे प्रकाशीय फॉस्फीकरण कहते हैं।
और ये प्रकाशीय फॉस्फीकरण मित्रों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पहला हमने उस टेबल में देखा था, पहला प्रकार है चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पिगमेंट सिस्टम ए से निकलकर वापस पिगमेंट सिस्टम एक में आ जाए, तो एक चक्र बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये एक पिगमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, PS1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यहाँ से घूम के वापस ये इसी में आ गया, तो ये चक्रीय हो गया, ठीक है। और जब इसमें क्या होता है कि इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो सामान्यतया केवल जीवाणुओं में पाया जाता है। हायर के अंदर चक्रीय और अचक्रीय दोनों पाए जाते हैं। जब हम पिगमेंट सिस्टम 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, ठीक है, तो ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा ग्रहण होते हैं और त्यागे जाते हैं, ठीक है, और वापस घूमकर वापस उसी पिगमेंट सिस्टम में आ जाते हैं। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही इन्हें ग्रहण करेंगे? फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है मित्रों, ये होता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, इसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन में आएगा और वापस उसी पिगमेंट सिस्टम में आ जाएगा घूम फिर के। तो अब मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ आपको चित्र के द्वारा, क्योंकि हम डायग्रामेटिकली जब समझते हैं तो वो चीज़ हमको जल्दी समझ में आती है। ये देखो मित्रों, ये एंटेना मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर ये P700 है। कौन सा है? P700 है। यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरोफिल A होता है और बाकी के क्लोरोफिल ये वाले हैं, ठीक है ना। अब ये क्लोरोफिल A वाला जो पार्ट होगा ये होगा रिएक्शन सेंटर। अब जब सूर्य का प्रकाश आकर गिरता है तो एंटेना अपनी सारी ऊर्जा को P700 मतलब क्लोरोफिल A को दे देता है। किसको दे देता है? क्लोरोफिल A को दे देगा मित्रों। अब इस क्लोरोफिल A को देने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे। जैसे हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित हुए। तो मित्रों जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होंगे, आपको पता है कि इसके ऊपर उतने ही धन आवेश आ जाएंगे, +2। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर में आते हैं, और प्राइमरी एक्सेप्टर मित्रों मैंने आपको बताया था आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ से ये FD फेरेडॉक्सिन है। क्या है? फेरेडॉक्सिन है, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर नाम पढ़ा था। फेरेडॉक्सिन में आएगा, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन में आएगा। तो जब ये फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन में आएगा मित्रों, तो सबसे पहले यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगा। ओके, तो पहला तो यहाँ पे एनर्जी कम हो गई जब ये फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन में आया। उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है ना मित्रों, ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जब ये आएगा तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देगा। तो एक तो ATP यहाँ बना, कहाँ पर? फेरेडॉक्सिन और प्लास्टोक्यूनॉन के बीच में। दूसरा ATP बना साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में। अब जब अपनी ऊर्जा ये सारी ATP में व्यय कर देगा मित्रों, तो इस पर ऊर्जा रहेगी नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनुत्तेजित हो जाएंगे। मतलब उत्तेजित तब होंगे जब इसमें ऊर्जा होगी, ऊर्जा नहीं है तो अनुत्तेजित हो गए। अनुत्तेजित होने पर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में आएंगे और प्लास्टोसाइनिन से वापस पिगमेंट सिस्टम
1 में आ जाएंगे। तो जब पिगमेंट सिस्टम वापस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा मित्रों, तो इस पे 2 माइनस आ जाएंगे, तो ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको हम साइक्लिक पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक पाथ कहते हैं। क्लियर है? डन। तो साइक्लिक पाथ में क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश जब एंटेना और रिएक्शन सेंटर पे इंसिडेंट होगा तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करेंगे। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर फेरेडॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस उसी पिगमेंट सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एटीपी का निर्माण एक तो यहाँ पर होगा जब ये फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन में आएगा, दूसरा एटीपी का निर्माण तब होगा जब ये साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि नंबर के ऊपर आ गया। क्लियर है? तो कोई डाउट? क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये मित्रों जो है इसमें क्या होता है कि इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो वापस उसी में नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोनों पिगमेंट सिस्टम काम आएंगे, PS1 और PS2। PS1 आपको पता है कि P700 है, PS2 P680 है। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रयुक्त होंगे। पहले इस चीज़ को समझाने के लिए मैं पहले कहाँ चला जाता हूँ, वापस डायग्राम में चला जाता हूँ, फिर हम इसमें आएंगे तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखो ये PS सेकंड है 680। ओके, ये PS700 मतलब फर्स्ट। तो मतलब कि आपको इसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम लेने हैं, ये सेकंड वाला भी और फर्स्ट वाला भी। अब मित्रों इसमें होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पिगमेंट सिस्टम सेकंड पर गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पर फोटोलाइसिस होता है। क्या होता है? यहाँ एक वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स के अंदर। फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ से ये चले जाएंगे साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन। वहाँ से चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से ये दूसरे वाले में चले जाएंगे। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? पिगमेंट सिस्टम 1 में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक पाथ। परंतु ये केवल यहाँ पे नहीं रहते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस निकल जाते हैं। यहाँ से ये वापस किस में आएंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर, वहाँ से फेरेडॉक्सिन में, और वहाँ ये NADP को NADPH2 में बदलेंगे। ओके, अब ये वाला जब हम बात करते हैं कि ये जनरली किताबों में दिया हुआ प्रोसेस होता है तो थोड़ा कम समझ में आता है, सही है ना? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा एक सिंपली वे में करा रहा हूँ। अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं अगली जो स्लाइड के अंदर काम करा रहा हूँ वो काम अगर आप समझ गए तो चक्रीय और अचक्रीय दोनों के टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो मित्रों, यहाँ पर हमको पता है कि हमारे पास में 2 पिगमेंट सिस्टम है। अब इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये है P700। P700 जो है मित्रों वो कौन सा है? पिगमेंट सिस्टम 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ सन। अब जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, इंसिडेंट होती है,
तो ये P700 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सबसे पहले जाएंगे किसके अंदर, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, यहाँ से ये जाएंगे यहाँ से ये, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये जाएंगे फेरेडॉक्सिन FD। ओके, फेरेडॉक्सिन से ये कहाँ गए, प्लास्टोक्यूनॉन। PQ। ओके, PQ से ये कहाँ जाएंगे, PQ से ये जाएंगे साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से ये जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के अंदर और यहाँ से वापस यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ करेंगे ये ADP को ATP में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे करेंगे ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे और नॉन एक्टिवेटेड होकर ये वापस यहाँ आ जाएंगे। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ले लेते हैं। एक मिनट में इसमें कलर रेड लेता हूँ ताकि कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यह सब जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो ये वाला आपका साइक्लिक पाथ हो गया। पर मित्रों, जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नॉन साइक्लिक की, तो नॉन साइक्लिक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेंगे पिगमेंट सिस्टम 2, जो क्या होगा P680। और जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस या फोटोहाइड्रोलाइसिस। ठीक है, आपको पता है कि वाटर जो होता है H2O, ये बना होता है H+ और OH- से, इससे ही बना होता है। तो ये टूटेगा भी इसी में। अगर मैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ले लूँ वाटर के, तो 4H+ और 4OH- हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ कि इस वाटर को स्प्लिट कर देता हूँ। ध्यान देना इन चीज़ों को। ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने इसको, 4H+ और 4OH- के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 4H+, सॉरी 4H+ और 4OH-। अब स्टूडेंट कहेंगे सर ये आपने तीसरी लाइन क्यों बना दी? बताता हूँ मैं। वो इसलिए बनाए कि ये जो 4OH- है ना, ये 4OH- 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4OH हो जाएगा, मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों को
त्यागेगा। 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर क्या होगा कि इसके ऊपर का ये माइनस आवेश हट जाएगा। समझ गए? क्या होगा? माइनस आवेश हट जाएगा। ये तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से होता क्या है? अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो 4OH बने ना, ये आपस में रिएक्ट करके H2O प्लस O2 बना देंगे। मेरे पीछे आ गया होगा ये ना। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब होगा तो ये जो 4OH है ये 2H2O प्लस O2 में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम इसमें ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ये किस में जाएंगे? फियोफाइटीन के अंदर। मैंने बताया था आपको फियोफाइटीन में। फियोफाइटीन से ये कहाँ जाएंगे? प्लास्टोक्यूनॉन में। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। प्लास्टोक्यूनॉन से ये कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन्स है ना। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ P680 से निकल कर ये P700 में आ गए। और वो केवल P700 तक नहीं रहेंगे मित्रों, क्योंकि Z स्कीम है ये, तो ये केवल नॉर्मल स्कीम बन रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे FeS कॉम्प्लेक्स में, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से ये आ जाएंगे फेरेडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स में, और फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो यहाँ से जंप लगा रहे हैं, लगा दिया जंप। ये जंप लगा के कहाँ आ जाएंगे? ये सीधा मेरे पास आएंगे। मेरे पास नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे 4H प्लस के पास। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से वापस कहाँ आ गए? 4H प्लस के पास। ठीक है, अब 4H प्लस के पास जब ये आएंगे, कहाँ गया कर्सर? ये रहा। यहाँ आकर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ये गेन कर लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये 2H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2H2। इसका कलर चेंज करते हैं अपन कुछ। हाँ, ये क्या आ गया? ये तो हाइलाइटर आ गया, तो हाईलाइट येलो कर लेते हैं इसको। एक मिनट, इसको इरेज करके करते हैं। चलो, यहाँ से क्या बन जाएगा? ये 2H2 बन जाएगा। 2H2 बन जाएगा। हाईलाइट कर देते हैं अपन इसको येलो से। ठीक है ना? क्लियर है? अब ये जो 2H2 बना, इस 2H2 के साथ में ये होगा, इसको अपन देखते हैं। हाँ, इस 2H2 को NADP कन्वर्ट कर देगा NADPH2 के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा? NADPH2 के अंदर। समझ गए आप? तो ये इसमें चेंजेस हो जाता है।
तो बना क्या एक तो बना यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन, एक क्या बना NADPH2, ठीक है, और क्या बना ATP, और क्या बना ATP। तो मतलब एंड प्रोडक्ट्स क्या है? अगर हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथ के एंड प्रोडक्ट एक तो है ATP, एक है NADPH2, एक है वाटर और एक है ऑक्सीजन। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर्स हमको मिल गए। एक वाटर और ऑक्सीजन कहाँ बनते हैं? नॉन साइक्लिक पाथ में। जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, तब जल और ऑक्सीजन बनते हैं। ये बताया था मैंने यहाँ पे, 4OH मिलकर जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है कि जल कहाँ पे प्रयुक्त होता है? तो वही अचक्रीय पथ के अंदर होता है। तो ये 3 क्वेश्चनों के उत्तर तो हमको यहाँ मिल गए कि वाटर कहाँ टूटेगा, नया वाटर और ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, इनके उत्तर हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसको थोड़ा सा मैं, अब समझ में आ रहा है ना? ये मेरी फ़ोटोज़ के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही होगी। तो अब ये चीज़ क्लियर है। तो इसमें वापस बता देता हूँ, वाटर का जल अपघटन होगा, ठीक है, 4H+ 4OH, माइनस क्यों हटा कि 4 इलेक्ट्रॉन हमने अलग निकाल दिए, ठीक है। अब 4OH हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये वाटर और ऑक्सीजन बना देंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से घूमते घूमते वापस यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर ये H+ को H2 में बदल देंगे और H2 को NADP एब्जॉर्ब करके NADPH2 में बदल देगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका नॉन साइक्लिक पाथ हो गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये वाली साइकिल एक बार आप अपने हाथ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम आपको बहुत ही यूँ शानदार तैयार हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बार बार कह रहा हूँ, आपको ये कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा, ठीक है। नमस्कार।